लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आदर्शवाद का शिक्षा में योगदान, आदर्शवाद की विशेषताएं, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, अनुशासन और छात्र शिक्षक के बारे में उसका महत्व। अब हमें पढ़ना है आज आदर्शवाद के सिद्धांत। क्या सिद्धांत है आदर्शवाद के? तो पहला है नैतिक मूल्य ही अंतिम और वास्तविक है। आदर्शवादियों का मानना है कि मनुष्य के जीवन में नैतिक मूल्य ही अंतिम और वास्तविक है, अर्थात भौतिक जगत मिथ्या है। अंतिम रूप से हमें अध्यात्म को, नैतिक मूल्यों को ही प्राप्त करना हमारा परम उद्देश्य है। दूसरा सिद्धांत है आत्मनिर्णय सच्चे जीवन का सार है। आदर्शवादियों का मानना है कि मनुष्य द्वारा लिया गया आत्मनिर्णय, जो हम स्वयं चिंतन मनन के द्वारा लेते हैं, वही सच्चे जीवन का सार है। मनुष्य को स्वयं से निर्णय लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा पॉइंट है सच्ची वास्तविकता आध्यात्मिकता है। आदर्शवादियों का मानना है कि सच्ची वास्तविकता आध्यात्मिकता है, मतलब कि मनुष्य का जन्म यहाँ पर हुआ है, इसके बाद उसे मृत्यु भी होगी और यह चक्र चलता रहेगा। ऐसे में वास्तविकता यह है कि हम अध्यात्म के माध्यम से इस बंधन से मुक्त हो जाएं, अर्थात अपना उन्नयन कर लें, आत्म उन्नयन को प्राप्त करें। इसके बाद है केवल मानसिक जीवन ही जानने योग्य है। इस सिद्धांत का मतलब यह है कि केवल मानसिक जीवन ही जानने योग्य है, इसके साथ ही भौतिक या लौकिक जीवन जानने में ज्यादा महत्व नहीं है। हमें केवल मानसिक जीवन पर बल देना चाहिए, अध्यात्म से जुड़ना चाहिए और अपने उत्थान के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसके बाद है ज्ञान का सर्वोच्च रूप अंतर्दृष्टि है। अंतर्दृष्टि मतलब मनुष्य को स्वयं में झांकना, मतलब स्वयं को उसे समझना चाहिए कि वह क्या है, उसका जन्म क्यों हुआ है और उसका उद्देश्य क्या है और अपने लक्ष्य को वह कैसे प्राप्त करे। वह वास्तव में अपनी सच्चाई, अपनी कमजोरी या अपनी कमियां मनुष्य स्वयं ही जान सकता है। ऐसे में अंतर्दृष्टि ज्ञान का सर्वोच्च रूप है, जिसके माध्यम से वह अपना एनालिसिस कर सकता है, अपने बारे में जान सकता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये तो हो गए सिद्धांत, इसके बाद हम पढ़ेंगे आदर्शवाद के गुण, कि आदर्शवादी शिक्षा के क्या गुण हैं जिन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए आज भी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में। तो पहला है आत्मनियंत्रण पर बल देता है। आदर्शवाद आत्मनियंत्रण पर बल देता है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि यदि मनुष्य को कोई दूसरा व्यक्ति कंट्रोल करे, नियंत्रित करे, तो वह उतनी देर ही नियंत्रित होगा जब तक उस व्यक्ति का प्रभाव होगा, उसके बाद वह फिर अनियंत्रित हो जाएगा। ऐसे में उसे आत्मनियंत्रण पर बल देना चाहिए। आत्मनियंत्रण से मतलब यह है कि वह स्वयं पर निर्भर हो, सक्षम हो। इसके बाद है आदर्शों मूल्यों पर बल देता है। आदर्शवाद आदर्शों मूल्यों पर बल देता है। आप जानते हैं कि आदर्शवाद को नैतिकतावाद के नाम से भी जानते हैं। यह नैतिकता पर अधिक महत्व देता है। तो आदर्शों और मूल्यों के माध्यम से ही मनुष्य को अपना जीवन यापन करना जरूरी है। इसके बाद है अध्यापक को महत्व देता है। आदर्शवाद अध्यापक को महत्व देता है, अध्यापक को मुख्य स्थान पर रखता है। आदर्शवादियों का मानना है कि बिना अध्यापक के, बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। गुरु ही व्यक्ति को अध्यात्म की ओर ले जा सकता है, या गुरु के माध्यम से ही मनुष्य अपने लक्ष्य या उद्देश्यों को, वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद है सामाजिक विकास पर बल देता है। आदर्शवादियों का मानना है कि समाज का विकास तभी संभव है जब वह नैतिकता की राह पर मूल्यों और आदर्शों को अपनाते हुए आगे बढ़े। सामाजिक विकास तभी संभव है जब वह अध्यात्म का अनुसरण करे।
इसके बाद है जीवन के उद्देश्य निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान है। आदर्शवादियों का शिक्षा व्यवस्था में जीवन के उद्देश्य निर्धारण करने में महत्व स्थान है। उनका मानना है कि मनुष्य के जीवन के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमें अध्यात्म पर बल देना चाहिए, सत्यम शिवम सुंदरम का अनुसरण करना चाहिए और सत्यम शिवम का अनुसरण करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। अब इसके बाद हम देखेंगे आदर्शवाद के दोष। तो पहला दोष है बालक को गौण स्थान दिया जाता है। आप जानते हैं कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में बालक को केंद्र में रखा जाता है। यदि बालक को केंद्र में रखे बगैर हम शिक्षा प्रदान करते हैं तो वह बालक पर बोझ होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वहां पर बालक को कौन स्थान दिया जाता था, वहां पर आदर्शों और मूल्यों को शिक्षक को मुख्य स्थान दिया जाता था, जो आदर्शवादी शिक्षा व्यवस्था का दोष है। दूसरा है आध्यात्मिक विकास पर अधिक बल। आदर्शवादी आध्यात्मिक विकास पर बल देते थे। यह लौकिक और भौतिक पक्ष पर बल न देते हुए केवल आध्यात्मिक विकास पर बल देते थे, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता था। इसके बाद है छात्र निष्क्रिय रहता था। अब यहाँ पर यह भी देखना है कि आदर्शवादी शिक्षा व्यवस्था में गुरु तो सक्रिय होता था किंतु छात्र निष्क्रिय होता था। वह केवल गुरु के उपदेशों का अनुसरण करता था, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का वह अध्ययन करता था। यहाँ पर करके सीखने की विधि या क्रियात्मक विधि पूरी तरह से निष्क्रिय थी, इसलिए छात्र निष्क्रिय रहता था, जिसकी वजह से वह ज्ञान का पूरी तरह उपयोग करने में सफल नहीं होता था। अगला बिंदु है आदर्शवाद के उद्देश्य अमूर्त हैं। आदर्शवाद के जो उद्देश्य है वह अमूर्त हैं। वह मूर्त को बल नहीं देते हैं। ये जो भौतिक जगत है, जो हमें दृश्य रूप से दिखता है, वह इसे नहीं मानते थे। वह आध्यात्मिक अमूर्त ऐसे शक्ति का वह हमें अनुसरण करने पर बल देते थे जिसको हम देख भी नहीं सकते हम। तो उनका जो उद्देश्य होता था वह पूरी तरह से अमूर्त होता था। इसके बाद है जीविकोपार्जन की उपेक्षा। आदर्शवादी शिक्षा व्यवस्था का अंतिम दोष यह है कि वह जीविकोपार्जन की उपेक्षा करते थे, अर्थात मनुष्य केवल अपने उन्नयन की बात करता था, अध्यात्म से जुड़ता था। वह जीविकोपार्जन के लिए किसी भी प्रकार से सफल नहीं होता था, जिससे कि वह रोटी, कपड़ा, मकान आदि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको वह प्राप्त कर सके। तो ये था आदर्शवाद। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद क्या है? तो प्रकृतिवाद सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो आध्यात्मिक तत्वों को अस्वीकार करते हुए प्रकृति को अंतिम सत्ता मानती है और मानव के प्राकृतिक स्वरूप के आधार पर सभी वस्तुओं की व्याख्या करती है। अर्थात प्रकृतिवादियों का मानना है कि प्रकृति ही अंतिम सत्ता है। हमें प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए या प्रकृति पर हमें आधारित होकर हमें प्रकृति को ही अपनाना चाहिए। यह आध्यात्मिक या अलौकिक जगत को महत्व नहीं प्रदान करते हैं। प्रकृतिवादी केवल और केवल प्राकृतिक शक्ति को ही महत्व प्रदान करते हैं। अब हमें देखना है प्रकृतिवाद के रूप। तो प्रकृतिवाद के मुख्यतः 3 रूप हैं। पहला है पदार्थवादी प्रकृतिवाद, दूसरा है यंत्रवादी प्रकृतिवाद, तीसरा है जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद। पदार्थवादी प्रकृतिवाद जो है बाह्य जगत का अध्ययन करता है। वह मनुष्य को पदार्थ मानते हुए उसका अध्ययन करता है। दूसरा है यंत्रवादी प्रकृतिवाद। यह यंत्रवादी प्रकृतिवाद व्यवहारवादियों की देन है। इसका शिक्षा में अत्यंत महत्व है। तीसरा है जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद। जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद मनुष्य और पशु के विकास का निरंतर अध्ययन करते हैं और वह यह भी कहते हैं कि मनुष्य और पशु का जीवन संघर्षशील है। संघर्ष करके जो आगे बढ़ेगा उसी का औचित्य रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे
प्रकृतिवाद का शिक्षा में योगदान। तो प्रकृतिवाद का शिक्षा में योगदान क्या है, उसके द्वारा शिक्षण विधियां कैसी दी गई हैं, क्या पाठ्यक्रम दिया गया है, कैसे अनुशासन की वह बात करते हैं, इन सब का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ। प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा क्या है? प्रकृतिवादियों का मानना है कि शिक्षा बालक केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा वह हो जो प्रकृति का अनुसरण करे, बालक को वह इस योग्य बनाए ताकि वह इस जगत में संघर्ष करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब हम देखेंगे प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य। प्रकृतिवादी किन किन शिक्षा के उद्देश्यों को महत्व देते हैं या प्रकृतिवादी शिक्षा में किन उद्देश्यों को शामिल किया गया है। तो पहला है व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास। प्रकृतिवादियों का मानना है कि जब बालक का जन्म होता है तो वह पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, किंतु जल्द ही वह अपने आप को चारों तरफ बंधनों से जकड़ा हुआ पाता है, अर्थात समाज द्वारा उसे विभिन्न प्रकार के रिश्तों में बांध दिया जाता है, विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां उस पर थोप दी जाती हैं। तो यहाँ पर उसका पहला उद्देश्य व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास, मतलब बालक का स्वतंत्र विकास किया जाए, उस पर कोई भी व्यवहार थोपा ना जाए, जिस जो उसके अंदर विशेषता हो, जो गुण हो, उस हिसाब से वह आगे बढ़े, उसका उसी प्रकार से विकास किया जाए। दूसरा है जीवन को संघर्ष के योग्य बनाना। प्रकृतिवादियों को मानना है कि मनुष्य का जीवन प्रकृति की गोद में पूरी तरह से सुरक्षित है। यदि वह प्रकृति से संघर्ष करेगा और वह उसमें सफल होगा तो वह जीवित रहेगा, अन्यथा वह समाप्त हो जाएगा। इसलिए वह जीवन को संघर्ष के योग्य बनाने के उद्देश्य पर बल देता है। तीसरा बिंदु है वातावरण से अनुकूलन की क्षमता। प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक को वातावरण से अनुकूलन करना चाहिए, अर्थात जिस प्रकार का वातावरण है उसमें बालक को ढलना चाहिए। यदि हम वातावरण से अनुकूलन नहीं कर पाएंगे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक को वातावरण से अनुकूलन करने दिया जाए, अर्थात उसे प्रकृति की गोद में छोड़ दिया जाए, प्रकृति उसे स्वयं ही सिखा देगी। अगला पॉइंट है मूल प्रवृत्तियों का शोधन व मार्गांतरीकरण। प्रकृतिवादियों का मानना है जो मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां हैं भूख, प्यास, काम, नींद, इन प्रवृत्तियों का शोधन व मार्गांतरीकरण किया जाना चाहिए। अर्थात यदि किसी बालक में कोई भी मूल प्रवृत्ति ज्यादा है, मतलब ज्यादा उसे उत्तेजित करती है, तो ऐसे में उसे मार्गांतरीकरण कर देना चाहिए, उसे किसी दूसरे क्षेत्र में मोड़ देना चाहिए ताकि वह सक्षम बन सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसके बाद है सुख की सुरक्षा का उद्देश्य। प्रकृतिवादियों का मानना है कि मनुष्य को सुख की सुरक्षा के उद्देश्य के आधार पर भी शिक्षित करना चाहिए, अर्थात भौतिक जगत के बारे में उसे शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि वह अपने जीवन के जो भी लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर सके। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्रकृतिवाद का पाठ्यक्रम क्या है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षण विधियां कैसी हैं, छात्र कैसा होना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए, आज जो भी प्रकृतिवाद का शिक्षा में योगदान है उसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।